आदमी पार्टी द्वारा एचएमटी बंद करने के विरोध में काला दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के पंचकुला जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल की अगुवाई में एचएमटी कर्मचारियों के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने ऐलान किया कि सरकार आने पर एचएमटी उद्योग को चलाया जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि इस सरकार ने रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम किया है। यह सरकार आम आदमी के मुंह से रोटी तक छीन रही है। यह बेहद शर्मनाक है। अनुराग ढांडा ने कहा कि सरकार की मंशा सही नहीं है। इन्हें देश की संपदा को बेचने में बड़ी महारत हासिल है। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन ठेके पर दे दिए, सरकारी महकमों का कार्यभार निजीकरण कर ठेकेदारों के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा सरकार 9 साल में तो रोजगार नहीं दे पाई, लेकिन अब जब चुनाव करीब आने लगे तो डी ग्रुप की भर्तियां शुरू कर दी और साथ ही बड़ा षड्यंत्र करके पेपर लीक कर लाखों रुपए में बेच दिया। अब यह मामला फिर लटक जाएगा, जिससे बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल की मंशा देश और समाज में सुधार लाने की है। अच्छे अस्पताल बना दिए, बेहतरीन स्कूल बना दिए, बिजली के 0 बिल कर दिए, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दी और ना जाने कितनी योजनाएं आम जन के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई जा रही हैं। अनुराग ढांडा ने कहा कि आप इस बार किसी की बात में ना आना, एक मौका केजरीवाल को जरूर देना ताकि हरियाणा भी भविष्य उज्जवल हो सके। इस काला दिवस को समर्थन देने के लिए सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। लोग मानते नहीं थे, लेकिन साथियों जो ब्लास्ट पंजाब में हुआ, 92 एमएलए जीत के आए। याद रखियो 2024 में हरियाणा में से 3 गुना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होगा, 3 गुना बड़ा। आप कहते हो ना कि आम आदमी पार्टी की सरकार 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी जीत के जाएगी, ये मेरी बात याद रखे हो। और खट्टर को, जिस खट्टर ने पिछले 10 साल में इतने लोगों के ऊपर लाठियां दी, इतने लोगों को परेशान करा, उस खट्टर को हमारी पार्टी का सबसे कमजोर कैंडिडेट हराएगा। और उसको वो हराएगा जिनको ये मानेंगे कि ये इसका कोई वजूद नहीं। हमारी पार्टी ने पिछले 3 महीनों के अंदर पूरे हरियाणा में आज की डेट में 2 लाख के करीब कार्यकर्ता बना ले हैं। हर बूथ के अंदर हमारी 11 मेंबरी कमेटी है और हर गांव के अंदर हमारी 21 मेंबरी कमेटी है। साथियों, लोग इतने परेशान हैं। मैं डोर टू डोर गया हूं, मैं हर गांव में गया हूं, मोरबी भी गया हूं, रायपुर रानी भी गया हूं, पंजौर भी गया हूं, इधर जो मरावाला वाली साइड है वहां भी गया हूं। लोग आज बहुत परेशान हैं। लोग पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, हमें भी पूछते हैं कि क्या भाई आपकी सरकार आएगी? पंजाब में 600 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, हमें मिलेगी? मैं कहता हूं मिलेगी। पंजाब में 2 साल के अंदर 41,000 के करीब नौकरियां मिल गई, क्या हमें मिलेगी? मैं कहता हूं मिलेगी। पंजाब में महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिलती है, दिल्ली में मिलती है, तो यहां महिलाएं पूछती हैं कि हमने राखड़ी बंधन जाना होता है, हमने पेके जाना होता है, तो हमें फ्री सर्विस मिलेगी? हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस दिन आएगी उसी दिन आपको पहली कैबिनेट में हम 600 यूनिट बिजली, 300 यूनिट हर मंथ महीने की पहली मीटिंग में पास कर देगी। तो साथियों, ये टाइम दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, पर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ भगत बने हैं, उन भगतों को समझाना पड़ेगा। कुछ लकीर के फकीर हैं जो धर्म के नाम पे वोटा मांगने चाहते हैं। आप तो इनकी रिश्तेदारी, मैं थोड़े से कड़े लफ्ज बोल रहा हूं, मेरी बात को अगर किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना। आप इनकी रिश्तेदारी मुसलमानों की हिंदुओं के अंदर है, हिंदुओं की मुसलमानों के अंदर है, और हमारे लिए क्या बोलते हैं? हमारे लिए धर्म की राजनीति।
साथियों, धर्म कोई नहीं होता। सबसे बड़ा समाज है जहां हम रहते हैं। सबसे बड़ा समाज है। जब हम बीमार होते हैं, हमारे अंदर 3 ग्राम खून रह जाता है तो पीजीआई में दाखिल होते हैं, तो जो ब्लड की खून की बोतल हमें चढ़ती है, क्या हमें पता है वो हिंदू या मुसलमान का खून है? वो खून एक इंसान का खून है मेरे साथियों। वो खून एक इंसान का खून है। हमें आज अगर हम इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए, मैं कहता हूं कोई भी सरकार हो, कोई भी राजा हो, वो खुद चल के आएगा। अगर नहीं चल के आएगा तो याद रखना, वो राजा फिर कुछ दिनों का राजा ही रह जाएगा। राजा वही है जो प्रजा के साथ चलेगा। एक टाइम होता है, एक जा होती है। जितना जितना टाइम कुदरत ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने जो जो टाइम, जो जो वक्त किसी को दिया, उसी के मुताबिक सब कुछ चलता है। में पहुंचे अनुराग डांडा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश, हमारे बीच में भाई ओम प्रकाश गुर्जर जी, रंजीत उत्पल जी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, और जो भी मंचासीन आम आदमी पार्टी के नेतागण यहाँ बैठे हैं, जो माताएं बहनें भाई बंधु चलकर यहाँ आज काला दिवस में शामिल हुए हैं, मैं अपने एचएमटी की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं अनुराग डांडा जी का, जिन्होंने हमारे से बातचीत की और कहा कि इस एचएमटी के मुद्दे को हम पूरे देश में उठाएंगे। साथियों, यहाँ पर एचएमटी के एम्प्लॉयज और उनके परिवार के लोग बैठे हैं। सभी भली भांति परिचित है कि 27 अक्टूबर 2016 को केंद्र की सरकार ने, इस मोदी की सरकार ने एचएमटी को बंद करने का निर्णय लिया। आप सभी जानते हैं कि एचएमटी फैक्ट्री इस एरिया की एक इतनी बड़ी लाइफलाइन थी, जिसके अंदर हजारों लोग प्रत्यक्ष रूप से कामगार थे, कर्मचारी थे। उसके साथ साथ इलाके में सैलरी यूनिट इसके ऊपर डिपेंड थी। लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए थे। तो इन सब को बेरोजगार करके केंद्र की सरकार ने, मोदी की सरकार ने बेरोजगारी का फैलाने का काम यहाँ किया। हमारे लोगों का रोजगार छीना गया। उस वक्त फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय लिया गया। उस वक्त हमारे इस फैक्ट्री के अंदर ट्रैक्टर डिवीजन को बंद किया गया। अभी मशीन टूल डिवीजन भी यहाँ है, लेकिन उसके भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये केंद्र की सरकार सरकारी संपत्ति को, सरकारी कंपनियों को बेचकर इस देश के अंदर जो पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करना चाहती है, उससे इस देश को बचाना सभी राजनीतिक, अन्य राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी बनती है। उसी के तहत आज हमारे बीच में आम आदमी पार्टी ने जो एचएमटी के बंद करने के ऊपर काला दिवस मनाने का निर्णय लिया और इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया, मैं आम आदमी पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे पास आपके संगठन के संघर्षशील कुछ साथी रंजीत उत्पल जी के साथ मिलने आए थे, तो इन्होंने कहा जी हम काला दिवस मनाते हैं और ये संघर्ष चल रहा है, इस काला दिवस पे क्या आप हमारे इस संघर्ष के साथ जुड़ेंगे? तो मैंने ये कहा था कि हरियाणा के किसी भी कोने में अगर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो हम उन सारे मोतियों को एक धागे में पिरोने का काम कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। तो आपके पास क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे आपके पास? मैंने इनसे ये पूरा मुद्दा समझा। कुछ चीजें चूंकि मैंने 15-20 साल पत्रकारिता की है, तो बहुत सारी चीजें पता भी थी, लेकिन जब अंदर की बातें सारी चीजें इन्होंने मेरे सामने रखी, तो मुझे सच में एहसास हुआ कि बहुत जबरदस्त तरीके से अन्याय हुआ है आप लोगों के साथ। बहुत एक सुनियोजित तरीके से एक इतना बड़ा प्लांट जिसको लाइफलाइन कहा जाता है इस पूरे इलाके की,
ये कहते हैं कि जब अखबार में खबर आएगी तो ये आएगा कि एचएमटी प्लांट बंद हुआ तो इतने हजार कर्मचारी की नौकरी गई, लेकिन जो लाखों रोजगार इसके साथ इस पूरे इलाके में जुड़े हुए थे, पता नहीं कितने लघु उद्योग इस यूनिट की वजह से चलते थे, और उन लघु उद्योगों में पता नहीं कितने लाखों लोग उसके साथ रोजगार पाते थे, उन सब का रोजगार छीनने का पाप मोदी सरकार ने किया है, खट्टर सरकार ने किया है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कई बार ये कहते हैं जी घाटे में चल रही थी यूनिट, इससे फायदा नहीं हो रहा था। अगर घर के किसी व्यक्ति से कोई फायदा ना हो रहा हो तो क्या करते हैं, उसको शमशान में छोड़ाते हैं क्या? पूछ रहा हूं आपसे, शमशान में छोड़ाते हैं क्या? उसको फायदा पहुंचाने के लिए सारे परिवार के लोग मिलके उसके साथ उस काम में हाथ बटाते हैं और उस काम को कामयाब बनाते हैं। ये तरीका होता है परिवार चलाने का। हरियाणा प्रदेश भी एक परिवार है, ये देश भी एक परिवार है। ये यूनिट आपने इसलिए बंद कर दी कि इससे आपको फायदा नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि सरकार को फायदा नहीं हो रहा था, शायद कुछ नेताओं को फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए लाखों करोड़ों कमाने की कोई योजना दिमाग में चल रही होगी। जमीनों पे नजर रहती है इनकी, सरकारी स्कूलों की जमीनों पे इनकी नजर है, सरकारी अस्पतालों की जमीनों पे इनकी नजर है, हर जगह जमीन पे इनकी नजर, किसान की जमीन पे इनकी नजर है। आप कोई प्रपोजल लेके चले जाओ कि गांव में ये काम करवाना है, कहेंगे पंचायत को बोलो जमीन दे दे। पंचायत क्यों जमीन दे दे? सरकार क्या कराएगी फिर? सरकार अपने तरीके से काम नहीं कराना चाहती, जमीन दे दे कोई दूसरा। तो पूरे प्रदेश की जमीन पे नजर है, उसको लेके व्यापारियों के हाथों में बेच दो। इस पूरे देश को नीलाम करने की अगर ठान रखी है किसी ने तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ऊपर से लेके नीचे तक रेल बेच दी, सेल बेच दी, जहाज बेच दिए, मुझे तो लगता है किसी दिन जेल भी बेच देंगे। अब प्रपोजल चल रहा है प्राइवेटाइज करेंगे जेल को भी। तो सारी चीजों को बेचने का इन्होंने बीड़ा उठा रखा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आज सरकार से, 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके जो संसद चल रही थी, चलती संसद की बिल्डिंग बदल दी, नई बिल्डिंग बना ली। अपने बैठने के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं ये लोग, और जहां हजारों लाखों परिवारों की रोजी रोटी चलती है उसको बंद कर रहे हो आप, सिर्फ इसलिए कि पैसे नहीं दे सकते, आप कुछ मदद नहीं कर सकते उसकी। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। मैंने सुना कि 150 कर्मचारी जो हैं वो पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वीआरएस ली, कुछ को तो जबरदस्ती दे दी, जो दे रहे हैं ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। 150 साथी ऐसे जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, मैं सलाम करता हूं 150 साथियों को जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, क्योंकि यही शहीद भगत सिंह जी का, बाबा साहब अंबेडकर जी का, गांधी जी का यही रास्ता था। इसी रास्ते पे चल के हमको आजादी मिली थी, और अभी भी इस संघर्ष के रास्ते पे चल के ही आपको कामयाबी मिलेगी। ये 150 साथी अपनी जायज पेंशन की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके विधायकों को 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन मिल रही है। पंजाब के अंदर बंद कर दी हमने। पंजाब में जिसको भी 5, 6, 7 पेंशन मिलती थी, उनकी सबकी पेंशन बंद कर दी। और यहां पे जिसको एक सैलरी मिलती है, जिसकी एकमात्र नौकरी थी, सिर्फ एक वही कमाने वाला आदमी था, आपने उससे वो नौकरी छीन ली। अमूमन क्या होता है कि जब तक रिटायरमेंट की एज और प्लांट आप बंद कर रहे हो, कर्मचारी तो नहीं कह रहे बंद करने के लिए, तो सही तरीका यह था कि जिनकी जितनी भी नौकरी बची थी तब तक उसको तनख्वाह सरकार देती और उससे जो काम लेना था वो काम लेती। ये 150 लोगों को नौकरी बहाल करनी चाहिए। आप जहां काम कराना चाहते हैं वहां काम करा लीजिए। ये पहली मांग है इन कर्मचारियों की, ये उसको लेके कोर्ट में गए हुए। और दूसरा तरीका यह था, आपको नहीं काम कराना तो आपको किसी के परिवार का पालन पोषण छीनने का अधिकार नहीं है। आप उसको ताउम्र जितनी उसकी बची हुई है नौकरी उतने सालों तक आप उसको रोजगार बनाए रखिए, उसको तनख्वाह देते रहिए। आपको नई प्लांट चलाना था तो इनके साथ न्याय करना चाहिए था। मैं आपके बीच में आज ये भी कहने के लिए आया हूं कि इनका जो एक तरीका चल रहा है सरकार का कि सरकारी संस्थानों को बंद करते जाओ, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दो,
हम इस नीति के सख्त खिलाफ हैं। ये गलत नीति है, सरकार की जिम्मेदारी है। उनके पास जो संस्थान है, कहते हैं कि एयरपोर्ट मुनाफे में नहीं चल रहे, इसको प्राइवेटाइज कर दो। तो जो प्राइवेटाइज हो जाएंगे वो कम कर्मचारी रखेगा, सरकार से कम कर्मचारी रखेगा, फिर मुनाफे में कैसे चल जाएगा? फिर मुनाफे में चल जाता है प्राइवेट होते ही। इसका मतलब जानबूझ के सरकारी जगहों को लॉस दिखाया जाता है, उनको घाटे में दिखाया जाता है, फिर अपने व्यापारी दोस्तों को बेच दिया जाता है, फिर उसी फैक्ट्री में उन्हीं लोगों की मदद से वही फैक्ट्री मुनाफा कमाने लग जाती है। ये साजिश है सरकार की, अपने व्यापारी दोस्तों को लाखों करोड़ों रुपए पहुंचाने की, उनको मदद पहुंचाने की ये साजिश है। इस साजिश के खिलाफ आम आदमी को, गरीब को संघर्ष करना पड़ेगा, तभी इस साजिश को बेनकाब कर सकते हो, तभी इस साजिश को तोड़ सकते हो। मैं थोड़ी सी बात 2-4 लाइनों के अंदर हमारी पार्टी की सोच क्या है, अरविंद केजरीवाल जी की नीति क्या है, मैं वो बताना चाहता हूं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी वादे पे विश्वास करता है तो तब करता है जब वो वादा नीतियों से मेल खाता हो। ऐसे नहीं कि मैं आज यहां पे आया, मैंने आपको कहा चांद तोड़ के ला दूंगा, तो आपको कहूं कि यकीन करो ना, मैं कह रहा हूं तो चांद तोड़ के ला दूंगा ना। पहले पार्टी की नीतियों को समझो कि हम क्या कर रहे हैं। ये सरकारी स्कूल बंद करना चाहते हैं, हम सरकारी स्कूल खोलना चाहते हैं, उनको और अच्छा बनाना चाहते हैं। ये सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके प्राइवेट अस्पतालों का धंधा चलाना चाहते हैं, हम सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से भी शानदार बनाना चाहते हैं। पंजाब के अंदर एक बिजली का कारखाना प्राइवेट कंपनी से नहीं चल रहा था, मान साहब की सरकार ने यह कहा तुमसे नहीं चल रहा, हमको दो, हम चलाएंगे। प्राइवेट जो कारखाना बंद हो रहा था उसको लेकर के मान साहब की सरकार उसको कामयाबी के साथ चलाने का काम कर रही है। वहां से बिजली पैदा होती है, पंजाब के लोगों को ज्यादा बिजली मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल पा रही है उसकी वजह से। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी। परिवारों को जिनका रोजगार इसके ऊपर निर्भर है, इस संस्थान के ऊपर जिनका रोजगार निर्भर है, उनके घर में फिर से उजाला होगा, उनके बच्चों के लिए फिर से खुशियां लौटेंगी। इनकी तरह नहीं है कि एक चलते हुए फैक्ट्री को बंद करके कह रहे हैं वहां पे सब्जी मंडी खोल दी जी इन्होंने, वो सेब मंडी खोल दी, कह रहे हैं वहां पे सेब मंडी खोल दी। अब उस मंडी में चाहे कोई दुकान लेने नहीं आ रहा हो, चाहे वहां कोई कारोबार ना हो रहा हो सेब का, लेकिन मेरा मन कर रहा था तो मैंने सेब मंडी खोल दी। ये कहते हैं मन की बात, इसको कहते हैं मन की बात। दूसरे के मन की नहीं सुनते, अपने मन में जो आया वो कर दिया। मुझे पता लगा कि मार्केट कमेटी ने 47 करोड़ का लोन लेके वहां पे ये सेब मंडी बनाई है। अब हालत यह 8% पे लोन ले लिया। अब हालत यह है कि उसका ब्याज चुकाने के भी पैसे नहीं है मार्केट कमेटी के पास। यानी एक फायदे में चलती हुई चीज जिससे लाखों घर चल रहे थे, जिसका इतिहास है 1962 से लेके अभी तक का, जिसका इतिहास है पूरे देश में, जिस प्रोडक्ट का नाम है, जिस कंपनी का नाम है, उसको बंद करके एक ऐसा घाटे का धंधा शुरू किया जिसमें ब्याज भी नहीं निकाल पा रहे उस धंधे को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया था। ऐसी निकम्मी सरकार अगर कोई हो सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकती है जो रोजगार छीनने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। ये मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल। मोदी जी जिनके थे उनके छीन लिया आपने, आप कह रहे हो 2 करोड़ रोजगार दोगे। 2 रोजगार भी कहीं देने के लायक नहीं है ये लोग। खट्टर सरकार में पिछले 9 साल में हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हो गया, सबसे आगे चला गया, देश में नंबर 1 हो गया। ये VRS को लेके जो कोर्ट में गए थे कि वापस नौकरी मिलनी चाहिए, 150 साथी हमारे। खट्टर सरकार के पिछले 9 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। हालत यह है कि अभी 13,000 नौकरी निकली थी डी ग्रुप के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए। 13,75,000 युवाओं ने 13,75,000 युवाओं ने उसके अंदर आवेदन किया था कि हमको ये ग्रुप डी की नौकरी दे दो, जिसमें MA भी हैं, BA भी हैं, इंजीनियर भी हैं, MBA भी हैं, सारे बच्चों की पढ़ाई कराई सब मटिया में। और जो 13,75,000 बच्चों ने जो आवेदन किया उनका कुछ नहीं पता होगा कि क्या नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि होगा कि नहीं होगा? पिछले 4 साल में नहीं नौकरी निकाली इन्होंने, किसी साल 200 नौकरी दी, किसी साल 300, किसी साल 400 नौकरी दी है 4 साल तक।
अब जब चुनाव सिर पे आ गया तो बोले ग्रुप सी की 32,000 नौकरी निकालेंगे। इन्होंने 32,000 नौकरियों के लिए टेस्ट लिया ग्रुप सी का। जानबूझ के पहले दिन के पेपर के सवाल दूसरे दिन में दिए, जानबूझ के। जिसको पेपर बेचना था उसको बोला 40 सवाल कल वाले में से आएंगे, ला 10 लाख रुपए दे दे, ला 5 लाख रुपए दे दे। पेपर बेच दिए इन्होंने, सरकार ने खुद। और जब वो पेपर हो गया ग्रुप सी का, तो उसके बाद ऐसी खामियां अगर किसी पेपर में होंगी, किसी भर्ती प्रक्रिया में होंगी, तो वो कोर्ट जाएगा ही जाएगा मामला। वो चला गया कोर्ट। यानी इन्होंने सुनियोजित तरीके से पहले ढिंडोरा पीटा, हम 32,000 नौकरी दे रहे हैं, 32,000 नौकरी दे रहे हैं। लाखों युवाओं ने पेपर दिए, लाखों युवाओं ने उसके लिए आवेदन किया, और 32,000 नौकरी आज के दिन में कोर्ट में अटकी पड़ी है, जिसको निकालने का कोई प्रयास नहीं कर रही है सरकार। ये तो बेरोजगारी दे सकते हैं। अगर रोजगार देने वाली सरकार चुननी है तो मैं आप सब लोगों से आज कहने आया हूं, मेरे से पहले बोलने वाले कई वक्ताओं ने भी ये कहा, संघर्ष आसान नहीं होता। जब आजादी मिली तो पता नहीं कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी थी, और 250 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। कैसे मिली, क्यों मिली? शहीद भगत सिंह जी, उनके क्रांतिकारी साथी आ गए, बाबा साहब अंबेडकर आ गए, गांधी जी आ गए, सुभाष चंद्र बोस जी आ गए, एक ही समय पे आ गए ये सब क्रांतिकारी, और देश को आजाद करना पड़ा अंग्रेजों को। लेकिन उससे पहले आपको 250 साल इंतजार करना पड़ा हमारे पूर्वजों को। आज 75 साल के बाद देश आजाद हुए, 75-76 साल हो गए, आज तक किसी ने आपके बच्चों के रोजगार की बात नहीं की, किसी ने स्कूल अस्पताल की बात नहीं की। आज इतने सालों के बाद एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए लाठी खाने को भी तैयार है, गोली खाने को भी तैयार है, जेल जाने को भी तैयार है। ये मौका मत चूकना, वरना पता नहीं अगले 75 साल भी दोबारा ये मौका आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आपके इस संघर्ष को अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आपके इस संघर्ष को सलाम करते हुए, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन आईएमटी के संघर्षशील जितने भी 150 साथी जो अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस सरकार की एक सबसे बड़ी खामी पता है क्या है? जो काम नहीं करना चाहता उसको तो आप हटाओ तो समझ में आता है। हमारे देश के जवान देश के लिए जान देना चाहते हैं, जिंदगी भर सेना की सेवा करना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ये बोले जिंदगी भर नहीं चाहिए, 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे आपको, अग्निवीर ले आए। अब ये आईएमटी के 150 कर्मचारी कह रहे हैं हम सेवा करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। एचएमटी के ये 150 कर्मचारी आपकी सेवा करना चाहते हैं। सरकार को बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, सरकार कह रही है हमें नहीं चाहिए आपकी सेवा। ऐसी सरकार को हमने बना के गलती की थी, लेकिन अब दोबारा गलती मत करना। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है, ताकि इन 150 कर्मचारियों के लिए भी, एचएमटी के जो हैं, और इनके बच्चों के लिए भी, और बाकी सबका भी जिसका रोजगार छिना, उनके परिवार के लिए सुनहरे भविष्य की कल्पना की जा सके। जो आम आदमी की नई सरकार आए वो आम आदमी के भले के लिए काम कर सके। अगर आपको मेरी बात समझ में आई और इस संघर्ष में साथ देने के लिए आप भी तैयार हैं हमारे साथ। के कर्मचारियों का संघर्ष बहुत जायज और बहुत वाजिब संघर्ष है। ये समझ लीजिए धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और धर्म की तरफ खड़े हैं एचएमटी के सभी कर्मचारी जिनकी नौकरी को गलत तरीके से सरकार ने छीना। और इस प्लांट को बंद करने का मतलब इस पूरे इलाके की लाइफलाइन को काटना है। इसका मतलब इस सरकार को इस इलाके के लोगों से कोई मतलब नहीं है, इस इलाके के लोगों का घर बसे उससे कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाने से मतलब है। कर्मचारियों के खिलाफ है ये सरकार। जो सरकार में कर्मचारी हैं उनको ओपीएस नहीं देते, और जो एचएमटी की तरह जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों की नौकरी पे तलवार इस सरकार में हमेशा लटकी रहती है। मैं 150 कर्मचारी जो अपने नौकरी के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सलाम करता हूं, और एचएमटी के सभी कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में हरियाणा के अंदर आ रही है। पूरे संघर्ष से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार आने के बाद सुनिश्चित करेंगे कि आप सभी को नौकरी दी जाए, और एचएमटी के इस प्लांट को जो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है, इसको पहले की तरह से ही जैसा सुनहरा भविष्य लेकर के ये प्लांट चलता था पहले, वैसे ही इसको उसी रूप में वापस चलाया जाए। आम आदमी पार्टी मजबूती से अपनी तैयारी कर रही है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पे हमने ऐसा संगठन खड़ा कर दिया है कि हर गांव के अंदर हमारी 21 मेंबर की कमेटी बन चुकी है।
मैं खुली चुनौती देता हूं बीजेपी को और कांग्रेस को, उनके अध्यक्ष आए किसी एक मंच पे मेरे साथ, किसी भी एक गांव का नाम लें, उस गांव में मैं अपने 21 लोगों के नाम बताऊंगा और वो अपनी पार्टी के 21 कार्यकर्ताओं के नाम बताएं। आज के दिन में न बीजेपी के पास वो संगठन है, न कांग्रेस के पास हरियाणा में वो संगठन है जो आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो चुका है। हम 90 की 90 सीटों पे ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे कि बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी को अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 21 मेंबर्स का होना, इसका मतलब वहां के एक एक बूथ पे हमारे 5-5, 10-10 लोग हैं। इसका मतलब कि बूथ के ऊपर कमेटी हम कुछ कारणों से चुनाव से ठीक पहले अनाउंस करते हैं, लेकिन हमारी गांव के अंदर बूथ पर मौजूद रहने वाले कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। गांव के अंदर हमारा संघर्ष शुरू हो चुका है, गांव के अंदर लोगों से हमारी चर्चा शुरू हो चुकी है और बूथ बूथ के ऊपर हमारी टीमें बनाई जा रही हैं, जिसकी घोषणा हम चुनाव से कुछ समय पहले करते हैं ताकि उसमें जो अंतिम समय पे जो बदलाव करने हैं वो भी हम सुनिश्चित कर सकें।